हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानस्थली क्लासेस वंस अगेन गाइस। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन। इस कंटिन्यूटी में काफ़ी वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी हैं। आज ये क्लास नंबर 5 होगी जिसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड होगा आपका अपकमिंग एग्जाम ऑफ पीजीटी एंड यूपीएचसीएससी। ठीक है, तो पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछली वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी अपने इवैल्यूएशन कर सकते हैं, अपने को परख सकते हैं, जिसके लिए आपको वीडियो के साथ साथ या वीडियो को पॉज करके उसका आंसर करना होगा और जान सकेंगे आप कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो चलिए इस सेशन को भी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, यूजीसी के गौड़ प्रोजेक्ट ज़्यादातर किस प्रकार के होते हैं? यानी जो सेकेंडरी प्रोजेक्ट होता है यूजीसी का वो ज़्यादातर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है आपके सामने वर्णनात्मक अनुसंधान, बी है शुद्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान, सी है क्रियात्मक अनुसंधान और ऑप्शन डी है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान। तो आपको राइट ऑप्शन इसका बताना है। जो सेकेंडरी प्रोजेक्ट होता है यूजीसी का वो किससे रिलेटेड होता है, किस प्रकार के अनुसंधान से रिलेटेड होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। गौड़ प्रोजेक्ट में ज़्यादातर ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका समाधान फौरन करना होता है, तत्कालीन समस्या का समाधान करना होता है। तो तत्कालीन समस्या के समाधान के लिए आपको एक्शन रिसर्च को फॉलो करना होता है। एक्शन रिसर्च की जो साइकिल है उसको फॉलो करना होता है, जिसमें आपका सबसे पहले प्लान, देन एक्ट, देन ऑब्जर्व एंड देन रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ये स्टेप्स को फॉलो करना होता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। तो सबसे पहले किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्लान किया जाता है, उसकी योजना बनाई जाती है, उस पर फिर कार्य किया जाता है, उस पर एक्ट किया जाता है, देन ऑब्जर्व किया जाता है कि जो कार्य किए जा रहे हैं वो ठीक ढंग से हो रहे हैं या नहीं, एंड देन रिफ्लेक्ट, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि जो कार्य किए गए हैं उसका रिफ्लेक्शन कैसा है, वो कितना प्रभावी रहा है। तो इस प्रकार जो प्रोजेक्ट होते हैं वो रिलेटेड होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो साधारणतः शोधकर्ता व्यापकता वाली समस्या का चयन करता है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है ऑप्शन। भावनात्मक रूप से समस्या के प्रति प्रतिबद्ध होता है, ये भी बात सही है। परीक्षण के स्थान पर प्रमाणित करने की तरफ प्रवृत्त होता है, यानी टेस्टिंग से ज़्यादा वो वैलिड कैसे हो उसका रिसर्च, इस पर फोकस करता है एक रिसर्चर। तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें जो सही नहीं है वो ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? किसी आकस्मिक घटना द्वारा उपयोगी और अप्रत्याशित अन्वेषण करने की शक्ति का अधिकारी होता है। ऐसी बात सही नहीं है कि हमेशा जो रिसर्च की जाए, जो भी आकस्मिक घटना हो और जो भी खोज हो वो अप्रत्याशित रूप से हो और उसका जो जिम्मेदार हो, जिसमें जो शक्ति होती है उसका अधिकारी हमेशा रिसर्च हो। ऐसी हमेशा बात सही नहीं मानी जा सकती किसी भी एक रिसर्च में। ठीक है, तो आप व्यापकता वाली समस्या का क्या मतलब होता है कि जब एक रिसर्चर कोई एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट करता है, किसी भी एक विषय का चयन करता है, तो वो ये देखता है कि उसके डायमेंशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो प्रॉब्लम ज़्यादा ब्रॉड हो। ठीक है, भावनात्मक रूप से समस्या प्रतिबद्ध, उस पर इमोशनली कनेक्ट रहना, कोई भी एक रिसर्चर तब तक रिसर्च नहीं कर सकता जब तक वो अपने टॉपिक के लिए इंटरेस्ट नहीं शो करेगा, उस पर कनेक्शन नहीं शो करेगा कि वो इमोशनली भी कनेक्ट है उससे या नहीं। परीक्षण के स्थान पर प्रमाणित करने की तरफ प्रवृत्त होता है, यानी टेस्टिंग से ज़्यादा ये फोकस करता है कि कैसे उसका रिजल्ट जो है, उसका रिसर्च जो है प्रमाणित हो जाए और रिसर्च जो है वैलिड रहे। और किसी आकस्मिक घटना द्वारा उपयोगी और अप्रत्याशित अन्वेषण करने की शक्ति का अधिकारी होता है, ऐसी बात सही नहीं है। ठीक है, रिसर्चर के मामले में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? परिचालन परिभाषा। तो परिभाषा से क्वेश्चन है यहाँ पर भी, तो सही नहीं, हमें रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसमें बताइए परिचालन परिभाषा से कौन सा रिलेटेड नहीं है। ये बता देती है कि शोधकर्ता का क्या इरादा है। बिल्कुल, आप किसी भी एक रिसर्चर की कोई प्रॉब्लम देखते हैं, जब एक रिसर्च प्रॉब्लम देखते हैं तो उससे पता चल जाता है कि रिसर्चर का क्या इरादा है, उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो सारी बात एक प्रॉब्लम में बताई जाती है। ठीक है, ये सिद्धांत पर आधारित होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, रिसर्च हमेशा एक जो
सिद्धांत होता है, थ्योरी होती है, उस पर बेस्ड होता है। और चर राशियों को परिभाषित करने के लिए सदैव सफल परिमाणित होता है, ये सही नहीं है। क्योंकि हाँ, हम मान सकते हैं कि चर राशियों को परिभाषित करने के लिए परिचालन परिभाषा की आवश्यकता होती है, लेकिन यह हमेशा सदैव सफल प्रमाणित हो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और प्रक्रिया को अनुबंधित करता है जिसमें कि चर राशियों का मापन किया जा सकता है, ऐसी भी परिचालन परिभाषा में हमें विशेषता देखने को मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बच्चों के पालन संबंधी अभ्यासों के बारे में आदिवासी महिलाओं की धारणा विषय पर अध्ययन किस प्रकार का अध्ययन है? तो आपके सामने ये एक प्रॉब्लम दी जा रही है, इस विषय को देख करके आप बताइए कि यहाँ पर कौन सा रिसर्च होगा। इसे इंग्लिश में भी हम समझ लेते हैं कि निर्वंश विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो रिसर्च होता है वो है। ऐतिहासिक अनुसंधान यानी जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है वो है। और अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान यानी नॉन एक्सपेरिमेंट रिसर्च जो होता है वो है। और पूर्व कार्योत्तर अनुसंधान जिसको हम लोग एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं, इससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या ऑप्शन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चों के पालन संबंधी अभ्यासों के बारे में आदिवासी महिलाओं की धारणा, ये एक प्रॉब्लम है, इस पर एंथ्रोपोलॉजी रिसर्च होगा। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी रिसर्च वो रिसर्च होता है जिसमें किसी आदिम जनजाति, उनकी विशेषता, ठीक है, उनकी संस्कृति आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये बेसिकली जो है 19वीं शताब्दी में इस टाइप का रिसर्च होना आरंभ हुआ है, जो रिलेटेड है किसी भी एक आदिम जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं के अध्ययन के लिए। इसमें छोटे छोटे भौगोलिक समूह का उनकी क्या विशेषता है, वो किस प्रकार रहते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, ऐसी रिसर्च स्टडी इस टाइप के विषय में की जाती है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के लिए नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन NEEM, ठीक है, नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में? 1993 में, 94 में, 95 में या 2000 में? तो 1995 में ये नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन प्रारंभ किया गया था। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन सुनिश्चित करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेरित करना, ठीक है, कि वो कैसे स्कूल में आए और शिक्षा ग्रहण करें, और 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना, साथ ही साथ शिक्षा में कैसे क्वालिटी लाई जाए, क्वालिटी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिसको हम कहते हैं। तो ये जो अवधारणा आई थी वो 1995-96 के अप्रॉक्स आई थी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पाठ्यक्रम के निर्माणात्मक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? अधिगम सामग्री का विश्लेषण करना, लक्ष्यों में सुधार करना, पाठ्यक्रम की कमी का पता लगाना, या फिर शैक्षिक अभ्यास के प्रभाव को ज्ञात करना। तो दो प्रकार के बेसिकली आप इवैल्यूएशन पढ़ते हैं, मूल्यांकन का अध्ययन किया, जिसमें एक निर्माणात्मक और एक योगात्मक। ठीक है, इसमें सम्मेटिव एंड फॉर्मेटिव। ठीक है, ये दो टाइप के आप इवैल्यूएशन पढ़ते हैं। हमें इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो आपको इवैल्यूएशन के माध्यम से पता चलता है कि आप कैसे अपने लक्ष्यों में सुधार कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो ठीक है, मतलब ये निर्माणात्मक मूल्यांकन से रिलेटेड है। नाउ पाठ्यक्रम की कमी का पता लगाना, आप इवैल्यूएशन निर्माणात्मक मूल्यांकन के माध्यम से आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि क्या पाठ्यक्रम में कमी है, पाठ्यक्रम को कैसे समाज की और तथा बालक की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकता है, ये सारी बातों का पता हमें मूल्यांकन के माध्यम से होता है। शैक्षिक अभ्यास के प्रभाव को ज्ञात करना, जो भी आपकी टीचिंग प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, वो कितना इफेक्टिव है, उसमें कितना समझ लीजिए दम है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल पाएंगी मूल्यांकन के माध्यम से। और जो ए है ऑप्शन नंबर, वो अधिगम सामग्री का विश्लेषण करना, ये कहीं ना कहीं मूल्यांकन से रिलेटेड ना होकर जो आपका अनुदेशात्मक प्रक्रिया है या फिर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है उससे रिलेटेड है। इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अधिगम सामग्री का विश्लेषण करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन उसका इवैल्यूएशन मतलब उसको हम फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के प्रोसेस में। ठीक है, तो इसका क्या राइट ऑप्शन है? जो निर्माणात्मक मूल्यांकन से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? इसमें भी हमें गलत को छांटना है। तो भूख अंतर्नोद से रिलेटेड है, ठीक है, क्रोध संवेग से रिलेटेड है, ये भी ठीक है, आक्रात्मकता
जो आक्रामकता होती है वो अर्जित प्रेरक है, बिल्कुल ये अर्जित की जाती है। समाज जैसा होगा, समाज का माहौल जैसा होगा, वहाँ के लोग वैसे होंगे। अगर बालक को उसका जो माहौल है, उसका जो एनवायरनमेंट है, आक्रामक वाला माहौल मिलता है तो बालक आक्रामक हो जाता है और वो अर्जित कर लेता है आक्रामकता। और फिर उसके बाद ऑप्शन डी है उपलब्धि जन्मजात प्रेरक। तो ये क्या नाम है, असत्य है, क्योंकि जन्मजात प्रेरक उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि अर्जित की जा सकती है, बालक को अभ्यास के माध्यम से या प्रैक्टिस के माध्यम से उसकी उपलब्धि में कहीं ना कहीं विस्तार किया जा सकता है, उसके अचीवमेंट्स को बढ़ाया जा सकता है। तो उपलब्धि एक जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो ये असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गैने के अधिक्रम में अधिगम अनुक्रम जो उन्होंने दिया है उसमें सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है, आपको पहले देखिए क्या क्या सम्मिलित है गैने के अधिक्रम में। समस्या समाधान, ठीक है, सबसे टॉप पे आता है। प्रत्यय अधिगम, ये भी सम्मिलित है। श्रृंखला अधिगम, आपको ये भी पढ़ने को मिलता है। सांकेतिक साहचर्य, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो गैने का अधिक्रम है उसमें सांकेतिक साहचर्य की जगह आपको मिलता है शाब्दिक साहचर्य। ठीक है, शाब्दिक साहचर्य। तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा, ये सम्मिलित नहीं है। सांकेतिक साहचर्य की जगह आपको शाब्दिक साहचर्य मिलता है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, तो गैने के अधिक्रम को आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी लास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ भी आपको दी जाएंगी जिसको आप फॉलो करके अपना वर्क पूरा कर सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अधिगम के स्थानांतरण के क्षेत्र में थॉर्नडाइक व वुडवर्थ ने प्रयोग किया स्मृति पर, तर्क क्षमता पर, प्रत्यक्ष बोध सामग्री पर या फिर इंद्रिय चालकों पर। यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है उसको उस पर प्रयोग जो थॉर्नडाइक ने और वुडवर्थ ने किया था वो किस पर किया था, इनमें से क्या ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रत्यक्ष बोध सामग्री पर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परसेप्चुअल मटेरियल। ठीक है, तो अधिगम का स्थानांतरण, मान लीजिए किसी एक परिस्थिति में आपने कुछ सीखा, तो अब वही जो सीखी गई बात है वो आप भविष्य में किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं तो वो अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। इसके लिए उन्होंने परसेप्चुअल मटेरियल, जिसे प्रत्यक्ष बोध सामग्री कहते हैं, उसका प्रयोग किया था थॉर्नडाइक तथा वुडवर्थ ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का गहन प्रवाह बन सकता है। यानी जो डीप फ्लुएंसी होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, डीप फ्लुएंसी वो किस में सहायक होगी, वो सह अभिनवीकरण में, शोर में, पृष्ठपोषण में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सह अभिनवीकरण। ठीक है, कोरिन्यूअल मतलब इसका ये है कि जब एक संप्रेषण कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसमें डीप फ्लुएंसी जितना ज़्यादा होती है, जितने अच्छे तरीके से बिना हर्डल के एक जो संप्रेषण करता है, बात करता है, तो उसमें से अभिनवीकरण, उसमें कोरिलेशन या कोरिन्यूअलिटी बनी रहती है कि कैसे उसमें अभिनवीकरण रहे और उसमें सहसंबंध भी रहे। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपका फैक्ट का क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले सुदूर शिक्षा पाठ्यक्रम यानी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, किसने दिया था, तो आइजैक पिटमैन ने, चार्ल्स वेडमैन ने, डब्ल्यू.आर. हार्पर ने या फिर डब्ल्यू. टेलर ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आइजैक पिटमैन ने। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से और करती हूँ कि सबसे पहले डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम किस कंट्री में स्टार्ट हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ, सुदूर शिक्षा पाठ्यक्रम को संचालित करने का श्रेय आइजैक पिटमैन को जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, शैक्षिक प्रशासन में टेररिज्म विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है हम नहीं देख पाते कि नहीं है पूछा है या सत्य है पूछा है, तो इसमें आप जरूर ध्यान दिया करिए। तो ऑप्शन ए है, यह कार्य प्रवाह का विश्लेषण और संश्लेषण करता है, बिल्कुल सही बात है। फंक्शंस जो होते हैं, ठीक है, जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी एक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें संश्लेषण और विश्लेषण का मतलब क्या होता है, कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। तो ये आपकी विश्लेषण की प्रक्रिया होगी। अब इन्हीं छोटे छोटे भागों को समन्वित स्वरूप जो होता है उसको एक फॉर्म दे देना, ये संश्लेषण की प्रक्रिया हो गई। तो ये हम आप टेररिज्म जब पढ़ेंगे, टेलरवाद जब पढ़ेंगे, तो उनकी फिलॉसफी में उनका जो कॉन्सेप्ट दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें हमें मिलता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन ये इनके साथ डील करेगा। चलिए ठीक है, यह कार्य दक्षता को सुधारता है, ये भी बात सही है। जब आप ऐसी चीज़ों को फॉलो करेंगे, विश्लेषण संश्लेषण को अपनाएंगे, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपका परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा डे बाई डे इंक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा होगा। तो यह कार्य दक्षता को सुधारता है, ये भी इसका सही ऑप्शन है।
फिर ये भी इससे रिलेटेड है, प्रबंधन में विज्ञान को प्रयुक्त करने का प्रयास करता है, बिल्कुल टेलरवाद बात करता है कहीं ना कहीं विज्ञान की, ठीक है, उस पर फोकस करता है। या 1900 के बाद आरंभ हुआ, तो ये गलत ऑप्शन है, तो इसमें से सत्य नहीं है ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये आरंभ हुआ था 1890 में। तो ये कहना कि 1900 के बाद आरंभ हुआ, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो 1890 में टेलरवाद की शुरुआत हुई थी, टेलिज्म हमारे अस्तित्व में आया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी, जो कि रिलेटेड नहीं है, 1900 के बाद आरंभ हुआ ऐसा सही नहीं है टेलरवाद के विषय में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभुतावादी नेतृत्व शैली से संबंधित नहीं? तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका लीडरशिप स्टाइल से आया है। लीडरशिप स्टाइल जो कई टाइप्स की होती है, यहाँ पर आपको ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कौन सा संबंधित है। तो नीतियों के नियमन पर दृष्टि रखना, अपने अनुगामियों को चुनौती देना, प्रेरित करना, पुरस्कार व दंड द्वारा अपने अनुगामियों को प्रेरित करना, संरक्षक की तरह अधीनस्थों का ध्यान रखना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है प्रभुतावादी नेतृत्व शैली के संदर्भ में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नीतियों के नियमन पर दृष्टि रहना। यहाँ पर एक प्रशासक का कार्य होता है कि जो भी नीतियां संचालित हो रही हैं, ठीक है, उसके नियमन पर दृष्टि रखा जाए। उसका अधिकारी कौन होता है, एक प्रशासक होता है। तो ये प्रभुतावादी नेतृत्व शैली से रिलेटेड है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो गया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक नियोजन के सामाजिक मांग उपागम का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो देखिए हर फील्ड से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो आप देखिए यहाँ पर एजुकेशनल प्लानिंग से क्वेश्चन आया है, जिसमें सामाजिक मांग उपागम जो होता है, अप्रोच ऑफ सोशल नीड, वो एजुकेशनल प्लानिंग का उससे क्वेश्चन है। तो अप्रोच ऑफ सोशल नीड, इसमें हमें बताना है कौन सा उसका बेनिफिट है। तो ऑप्शन ए, उपयुक्त शिक्षा की ओर बढ़ने के बेरोजगारी चुनौती हो जाती है। तो ये तो किसी भी सूरत में नहीं होगा। यह निर्देशित करती है कि भविष्य में कितने हर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी है, या उन स्थानों की लगभग संख्या इंगित करती है जहां शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता है। और ऑप्शन डी है, यह अत्यधिक असंतुलन व रिक्तियों को इंगित करती है। ठीक है, तो ए और डी बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, तो इसको ये कट कर दीजिए। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ऑप्शन बी और सी में। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा, या उन स्थानों की लगभग संख्या इंगित करती है जहां शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता है। तो सामाजिक मांग उपागम हमें ये बताता है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है, कौन सा समाज ऐसा है जहां पर हमें जो भी मांग है, उसकी आवश्यकताएं है, उसको पूरा किया जा सकता है। वो शैक्षिक हो, वो किसी भी और फील्ड से रिलेटेड हो, तो जो समाज है, जो भी क्षेत्र है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसको ढूंढने और खोजने का कार्य सामाजिक मांग उपागम के अंतर्गत करा जाता है। तो स्थिति को बताता है, संख्या इंगित करता है जहां पर शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता है। ठीक है, फिर ये देखा जाता है कि किस तरीके से उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, उनको उसमें जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है या जो भी शैक्षिक एड्स हैं, उसको कैसे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो भी उनकी मांग है उसको पूरा कर सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य नहीं है, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। आपने पढ़ा होगा एजुकेशनल सुपरविजन एडमिनिस्ट्रेशन वाले पेपर में। तो एजुकेशनल सुपरविजन का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? शिक्षण में छात्रों की सहायता करना, या फिर ऑप्शन बी विद्यालय स्तर को उठाने के लिए सुझाव देना, ऑप्शन सी है शिक्षकों की वास्तविक समस्याओं को समझना, और ऑप्शन डी है शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम उठाना। तो देखिए विद्यालय स्तर को उठाने के लिए सुझाव देना, ये इसके लिए ही पर्यवेक्षण कार्य किया जाता है कि कैसे किसी संस्था के स्तर को उठाया जा सके, उसकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो ये तो रिलेटेड हो गया एजुकेशनल सुपरविजन से। शिक्षकों की वास्तविक समस्याओं को समझना, ठीक है, जो भी टीचर्स की समस्या है इसके लिए भी कहीं ना कहीं पर्यवेक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं। शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम उठाना, कैसे उनकी व्यावसायिक उन्नति की जा सकती है, इसके लिए एप्रोप्रिएट समझ लीजिए स्टेप्स लेना, ये भी कार्य होता है एजुकेशनल सुपरविजन का, एजुकेशनल सुपरवाइजर का। और शिक्षण में छात्रों की सहायता करना, ये कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक पक्ष हो गया, और ये मनोविज्ञान का विषय है कि कैसे जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसमें छात्रों की सहायता की जाए। तो ये एजुकेशनल सुपरविजन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। सो आई होप कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा जो भी क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
ये आपका स्टैट से क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनिन फलांक की विशेषता नहीं है, जिसको हम लोग स्टेनिन बोलते हैं, स्टेनाइन, ठीक है, इसकी विशेषता नहीं है, उसके बारे में बताना है। स्टेनिन का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्टेनिन फलांक टी फलांक का संघनित रूप होता है, बिल्कुल टी टेस्टिस से ये रिलेटेड होता है, तो ये विशेषता इसकी है। स्टेनिन फलांक सामान्य प्रायिकता वक्र पर आधारित होता है, एनपीसी पर बेस्ड होता है, एनपीसी, तो ये भी इसका ऑप्शन सही है। स्टेनिन फलांक 1 से 9 के मध्य होता है, बिल्कुल। स्टैंडर्ड 9 यानी इसका मतलब होता है 1 to 9। ये फलांक एक दूसरे से अलग अलग दूरियों पर होते हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा, ये इसकी विशेषता को नहीं बताता है, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हमें नहीं बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सो विच इज नॉट ट्रू। हमें बताना है विश्वसनीयता व वैधता दोनों परीक्षण की कार्यक्षमता पर बल देते हैं। एक उच्च वैधता वाला परीक्षण अविश्वसनीय हो सकता है। ऑप्शन सी है परीक्षण की लंबाई बढ़ने पर वैधता बढ़ जाती है। ऑप्शन डी है विश्वसनीय परीक्षण सैद्धांतिक रूप से वैध होता है परंतु व्यवहारिक रूप से कभी कभी अवैध हो सकता है। तो हमें क्या बताना है जो करेक्ट नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। एक उच्च वैधता वाला परीक्षण अविश्वसनीय हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वैधता के लिए विश्वसनीयता का होना अनिवार्य है, ना केवल जरूरी बल्कि अनिवार्य है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी, क्योंकि ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची MMPI का निर्माण किसने किया था, गिलफोर्ड व जिमरमैन ने, हाईवे व मैकनिकल ने, पोर्टर व कैटिल ने, आइजेंक ने। तो इसका क्या राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाथवे। हाईवे नहीं, यहाँ पर हाथवे होगा। हाथवे व मैकनिले ने इसका MMPI का निर्माण किया था, जो कि व्यक्तित्व से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका डिटेल स्टडी आप पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हम लोगों को मिलते हैं। एक प्रकार की अनुसूची वो से क्वेश्चनायर से रिलेटेड है, जिसमें कुछ एकांश होते हैं, ठीक है, जैसे और लोग बच्चों को या फिर बालकों को उत्तर देना होता है उनके व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए, जैसे कि ट्रू, फॉल्स, कैन नॉट, इस टाइप के ऑप्शन उनमें मिलते हैं। तो इसका डिटेल स्टडी आप गूगल कर लीजिएगा MMPI का। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, वो पूछ रहा है अनुदेशन से संबंधित, ठीक है, इंस्ट्रक्शन से संबंधित। तो हमें बताना है या शिक्षार्थियों को कुछ उद्देश्य को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। शिक्षार्थियों के उद्देश्यों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है इंस्ट्रक्शन। यह एक अंतः प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन जाएगा, यह विज्ञान तथा कला है, ये दोनों है, ये नहीं सही है। औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया, ये भी नहीं सही है, क्योंकि ये शैक्षिक प्रक्रिया से रिलेटेड है ये दोनों ऑप्शन। और ऑप्शन 1 और 2 इसका राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये अनुदेशन से रिलेटेड। अनुदेशन में इंस्ट्रक्शन सिस्टम डिज़ाइन में या इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस में क्या होता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। देखिए, इसको मैंने यहाँ पर बताने की भी कोशिश की है कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्रोसेस में कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स जो भी है उसको एनालिसिस किया जाता है, आइडेंटिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स किए जाते हैं सेकेंड स्टेप पर, डिज़ाइन को डेवलप किया जाता है स्टेप 3 पर, क्रिएट स्टोरी बोर्ड तैयार की जाती है स्टेप 4 पर, और स्टेप 5 पर जो है प्रोटोटाइप डिसाइड कर लिए जाते हैं, डेवलप कर लिए जाते हैं। स्टेप 6 पर डेवलप ट्रेनिंग की जाती है। देन स्टेप 7 पर डिलीवर ट्रेनिंग को डिलीवर कर दिया जाता है। और स्टेप 8 जो है इवेलुएट करता है, इम्पैक्ट करता है कि जो भी आपकी डिज़ाइन बनाई गई है इंस्ट्रक्शन की वो कितना इफेक्टिव रही है। तो ये सारे इंटर रिलेटेड हैं, अंतःक्रिया, इसीलिए इसका ऑप्शन सही है और ऑप्शन ए। तो आई होप कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अभिक्रमित अनुदेशन में यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में अधिगम सिद्धांत का कौन सा संप्रदाय सम्मिलित है या कहलाता है, तो गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद, संज्ञानवाद या व्यवहारवाद। क्यों, किसने दिया था अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिमान, तो इसको देने का श्रेय BF स्किनर को जाता है। और BF स्किनर किससे रिलेटेड है, व्यवहारवाद से, ठीक है। सो आई होप आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, आप सबको पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आते तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। यहाँ पर चैनल के ज़रिए से आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी देने की कोशिश की जा रही है, आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा, जो कुछ होमवर्क टाइप का,
इसमें आपको लर्न करना है स्टेप ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो भी अभिक्रमित अनुदेशन के चरण होते हैं उसको याद करना है, गैने की हायरार्की को पढ़ना है, और इसके अलावा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी और उसके टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको आपको तैयार करना है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आप लोगों को खुद से करनी होगी। आई होप कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।